इस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए। कहा, भारत ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की। सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस शिविर में इस साल देश भर से एनसीसी के 2155 कैडेट हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। कहा, झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले सक्रिय राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का लगाया आरोप। अमित शाह छत्तीसगढ़ का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में दरार से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कहा, लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस द्वारा अस्थायी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को बताया पाखंड। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए रिपब्लिकन केविन मैकार्थी 15वें दौर के मतदान के बाद हुई घोषणा। राष्ट्रपति ने मैकार्थी को दी बधाई। कहा, वे रिपब्लिक के साथ काम करने के लिए तैयार। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम राजकोट में जाएगा खेला। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें हैं 1-1 की बराबरी पर। नमस्कार, टीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। डीआईए 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोरोना काल में हमारे सक्रिय तकनीकी हस्तक्षेप ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हमारी मदद की है। In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की है। I am confident that India is setting the right example of ensuring the inclusion of vulnerable and marginalized sections of society, strengthening economic, social and cultural rights in our journey towards digital Antyodaya. दिल्ली के विज्ञान भवन में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के वितरण समारोह के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज 4G और 5G जैसी तकनीक देश के हर नागरिक के पास पहुंच रही है। टेलीकॉम कनेक्टिविटी 4G और 5G देश के हर कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 52,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुके हैं, जिससे कि देश भर में हर दूर दराज के गांव तक 4G और 5G की कनेक्टिविटी पहुंचेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों और गांवों से ज्यादा स्टार्टअप निकले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। 84,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं,
100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। अब सारा फोकस रहेगा कि किस तरह से टियर 2, टियर 3 विलेज टाउन से नए स्टार्टअप्स आए। ये अपॉर्चुनिटी जो कि बड़े शहरों में, वो छोटे गांवों में, छोटे शहरों में कैसे लोगों को मिले, उस पर फोकस रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 के स्थान पर है और बड़ी मात्रा में भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 7-8 वर्षों के अंदर अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग आज एक इस लेवल पे आ गई कि विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की तरह भारत आज मोबाइल फोन के क्षेत्र में उभरा है। इसी तरह से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में अगले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनके उभरेगा, उस दिशा में काम चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 710 लड़कियों सहित कुल 2155 कैडेट्स को शामिल किया गया है, जो लगभग 1 महीने चलने वाले इस शिविर में भाग ले रहे हैं। इस शिविर का समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेट्स में जम्मू कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के रन अप में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से देश के समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कैडेट्स के व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि करना और उनकी मूल्य प्रणाली को मजबूत बनाना भी है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में अनेकता में एकता का इन्होंने परिचय दिया है। Boys and girls, as NCC cadets, you represent India's unity and diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. उन्होंने कहा कि आज भारत उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। We are in Amrit Kaal of our independence. Our Bharat is on the rise as never before. Our nation is now a global destination of opportunity and investment. I urge you all and to everyone else that we take pride in being Indians. We must take pride in being Indians and we must be proud of our achievements which on global benchmark in several aspects are commendable and unparalleled. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर वासियों को विकास और शांति के लिए बधाई देते हुए आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर को बधाई, पूरे राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली की भावना बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड वासियों को विकास और शांति के लिए बधाई देते हुए आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले विकास कार्यों के लिए नागालैंड के मेरे बहनों और भाइयों को बधाई। एनडीए सरकार नागालैंड के गतिशील लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में दरार से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है, जरूरी चीजें भी की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है, ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान पर उत्तर प्रदेश में अवैध मीट कारोबार चलाने के आरोप में 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों काफी समय से फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस की मदद से यूपी की मेरठ पुलिस ने दोनों की एक साथ गिरफ्तारी की है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी 2 बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही कई बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF और उसके सभी प्रमुख संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट 2019 में प्रतिबंधित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के छद्म संगठन के रूप में सामने आया था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह फ्रंट भारतीय सुरक्षा बलों, राजनेताओं और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे अन्य राज्य के नागरिकों को लगातार धमकियां देता रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि PAFF अन्य संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य प्रमुख शहरों में आतंकी हमले करने और सोशल मीडिया के जरिए साजिश रचने में शामिल है। इससे पहले केंद्र ने बृहस्पतिवार को एक अन्य आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहे लश्कर तैयबा के अरबाज अहमद मीर को भी आतंकवादी घोषित किया है। मीर पिछले वर्ष मई में कुलगाम में स्कूल शिक्षिका रजनी बाला की हत्या का मुख्य आरोपी है। राजस्थान के जोधपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जोधपुर से ओसियां जा रही सवारियों से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सरहद पर BSF और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां 155 करोड़ कीमत की हेरोइन बरामद की है। BSF और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फाजिल्का के गांव गागन के की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया तो कार में 2 प्लास्टिक के गट्टे चेक करने पर दोनों में से 29 पैकेट में बंद 31 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 155 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुआ एक व्यक्ति फाजिल्का के चक अमीरा गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा जलालाबाद के महालम गांव का रहने वाला है। 7वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर तैयार है। यहां 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में 66 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर दूरदर्शन ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष बातचीत की है। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं और सबके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसी सोच के साथ में मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। इन आयोजनों के बारे में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी कि प्रवासी भारतीयों का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को उन्होंने दिया है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 66 देशों से
दुनिया के प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उत्साह के साथ आ रहे हैं, प्रसन्नता से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के पास दुर्लभ अवसर है अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने रखने का। और इसलिए जो आ रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय वो भी उत्साहित है और मध्य प्रदेश भी उत्साहित है, मैं भी उत्साहित हूं। और इंदौर में तो जनता ने अपने दिल के और घर के दरवाजे भी प्रवासी भारतीयों के लिए खोल दिए। जी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के प्रवासी भारतीयों का किस तरह का योगदान रहेगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए, क्या रणनीति है? देखिए, हम तो मध्य प्रदेश की जितनी खूबियां हैं अलग अलग सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक दिन मध्य प्रदेश को मिल रहा है जिसमें हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। जी, एग्जीबिशन में भी मध्य प्रदेश की विशेषताएं हमने बताई हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो खूबियां हैं निवेश के लिए वो हम प्रवासी मित्रों को बताएं और न केवल निवेश के लिए बल्कि टूरिज्म के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जो जो संभावनाएं हैं वो सब उनके सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि उसका अनुकूल प्रभाव होगा। जी, वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है, तो इसे लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और आगे हमारी और क्या प्लानिंग है? देखिए, जैसे मैंने प्रवासी भारतीय के बारे में कहा वैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कोविड के बाद जी, असीम उत्साह है निवेशकों में। 73 कंट्रीज के प्रतिनिधि आ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि 6 राष्ट्रों के 2 तो प्रमुख आ रहे हैं, 4 मंत्री आ रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। जी, पूरे दुनिया के 10 देश हमारे पार्टनर कंट्री बने हैं। 10 बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों से आ रहे हैं और लगभग 70 बड़े औद्योगिक घराने, 450 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां और 3000 अन्य उद्योगपति और निवेशक पधार रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेफिनेटली देखिए, अगर उत्साह नहीं होता तो इतने लोग क्यों आते हैं? और इस दौर में जब अभी भी चलता रहता कोविड है कि नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन की सौगात दी है उसके कारण कोविड हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल है, उत्साह से भर के लोग आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पर्यटन और अर्थव्यवस्था को लेकर यदि विश्लेषण करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यह हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक। हमने तय किया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे और बनाना है तो निवेश उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जी, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये समिट हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। अभी भी मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है। करंट प्राइजेज पर हम देश में सबसे आगे हैं। जी, तो ये इसको और गति मिलेगी। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दूसरा प्रवासी भारतीय। तो ये दोनों ही आयोजनों का युवाओं को लिए यदि हम देखें तो वो किस तरह से लाभदायक होगा, किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी एक सत्र 8 तारीख को युवाओं का ही है। जी, युवा, उनके टैलेंट, उस टैलेंट का प्रकटीकरण और उसके साथ चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो और विशेषकर रोजगार हो। जी, अब मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स धूम मचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज ही प्रमुख स्टार्टअप्स के साथ मैंने बात की, हमारे 2600 के आसपास स्टार्टअप्स हैं। तो बच्चों में अनंत क्षमताएं हैं। जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो उन क्षमताओं को प्रकट करने का अवसर भी मिलता है और उनके हौसलों को नई ऊंचाई भी मिलती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इन दोनों आयोजनों के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारा इन्वेस्टर समिट हो या प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, उनका संदेश जन जन तक पहुंचेगा। बिल्कुल, तो हम प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता से अनुरोध करेंगे कि इन दोनों आयोजनों को बहुत सकारात्मक रूप से ले, क्योंकि ये आयोजन हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं। रूस द्वारा अस्थायी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी लगातार जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लुहांस्क, दोनेत्स्क और जापोरिज्जा क्षेत्रों में उसके ठिकानों पर हमले हुए हैं, जबकि उसके सैनिक संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम का पालन न करने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस खुद ही युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा। उसने आरोप लगाया है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने नागरिक बस्तियों पर हमले किए हैं। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को पाखंड बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। अब तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। मैच आज शाम शुरू होगा। T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम सीरीज के निर्णायक मुकाबले में शनिवार के दिन श्रीलंका के सामने होगी। ये मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। इस सीरीज में दोनों टीमें 1-1 जीत के साथ बराबरी पर हैं। मंगलवार को खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड ने सीनियर्स की कमी नहीं खलने दी और अपने शानदार प्रदर्शन से मैच के साथ सबका दिल जीतने में कामयाब रही। वहीं दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर ला दिया। इस मुकाबले को श्रीलंका ने 16 रन से अपने नाम किया। अब तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। राजकोट के मैदान पर अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये मैदान भारत के लिए अच्छा रहा है। भारत ने राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 4 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं। इस दौरान टीम इंडिया को 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने यहां पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर 2013 में खेला था। इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरा मैच नवंबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें भारत को 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने साल 2019 में बांग्लादेश और 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की। अब भारतीय टीम इस मैदान पर श्रीलंका से भिड़ेगी। वहीं श्रीलंकाई टीम सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार कोई मुकाबला खेलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारतीय टीम का पलड़ा T20 फॉर्मेट में भारी नजर आता है। इस सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो दोनों की नजर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने टेनिस को अलविदा कहने का मन बना लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुबई में होने वाला WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। इस साल दुबई टेनिस चैंपियनशिप का आगाज 19 फरवरी को होगा। सानिया मिर्जा कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। वे 3 बार वुमेन्स डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वे इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में हिस्सा लेंगी। गौरतलब है कि सानिया मिर्जा ने US ओपन 2022 में ही संन्यास लेने की योजना बनाई थी, लेकिन चोट के कारण उन्हें ग्रैंड स्लैम से चूकना पड़ा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।